हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिस पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, जिस पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है जिन पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ हुआ। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं सहरिश सुहेब। नाज़रीन एक जुमला याद आ रहा है सहरिश के, कहते हैं कि नात लिखना और नात पढ़ना एक बेहद दिलनशी और शीरी अमल है। तो कहा जाता है कि जज्बे सादिक जब तक ना हो और लफ्ज़ तक़द्दुस की रिदा ओढ़े हुए ना हो तो नात नहीं होती। कि लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहौल ऐसा आज आगाज में ही हमारी ट्रांसमिशन बहुत प्यारा, इतना एक सहर सा तारी हो जाता है कि आपका दिल चाहता है कि आप बस ये कलाम सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी इस नशिस्त में आज आपको बहुत कुछ सीखने समझने का मौका भी मिलेगा। हमें अपने कुछ फॉर्मेट को भी फॉलो करना पड़ता है। तो आज की जो अच्छी बात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आज रमज़ान तीसरा रोज़ा पहला अशरा और बहुत सी अच्छी बातें हदीस मुबारका है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तरह है। कोशिश करें कि अपने माल से जहां अपने घर वालों के लिए खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं वहीं अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग हमारे ही अतराफ़ में बैठे हैं जो हमारी आंखों से पोशीदा हैं। उन्हें तलाश कीजिए और रमज़ान की खुशियों में उन्हें भी अपने साथ शामिल रखिए। ये अच्छी बात जो आपके साथ शेयर बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात। और मैंने आज सोशल मीडिया पे कहा जाता है बहुत कुछ होता है। एक लाइन मैंने पढ़ी बहुत खूबसूरत थी, हमारे एक दोस्त ने लिखी थी। उन्होंने कहा कि जहाँ पर आप अपने घर में 2, 4, 6, 10 लोगों का इफ्तार या सहर बना रहे हैं, सिर्फ एक शख्स का, ज़्यादा अगर नहीं कर सकते, एक शख्स का सहर और इफ्तार का एहतमाम शुरू कर दीजिए जो शायद वैसा सहर या इफ्तार नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को वैसे ही सहर और इफ्तार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ
अपने दस्तरखान को कुशादा अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, वो भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल। और इस महीने में तो एक रिफ्रेशर कोर्स है, हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह को जितना हो सके हम राज़ी करें। तो ये बड़ा खूबसूरत महीना है, जितनी हो सके बरकतें समेटें आप इसमें। तो हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने हमें इस बार फिर इस महीने में दाखिल किया है कि जिसमें रहमत भी है, मगफिरत भी है और बख्शिश भी है। रमज़ान के फैज़ान के क्या कहने कि इसकी हर घड़ी रहमत से भरी हुई है। रमज़ान अमल करने का महीना है। इस महीने में जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, दरगुजर से काम लीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए और वक्त निकाल कर इबादत करें और दिखावा और शो ऑफ से दूर हो जाएं। पता नहीं क्यों आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारी कोशिश होती है कि अफ्तार भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम फ़ौरन से उसकी वीडियो बना के अपलोड करते हैं। जो बेचारे नहीं उस तरह का अफ्तार कर सकते, बड़ा अच्छा एक हमारा टॉपिक बिल्कुल जो है कि ये शो ऑफ जरूरी है या नहीं है। कई जगह कहा जाता है कि ये भी जरूरी है, क्योंकि एक जानिब जो है नेकियों का मामला भी हैं। ये हम बात करेंगे कि शरीयत की रूह से ये क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा निसार अली उजागर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। बड़ा एक रहमतों और बरकतों का महीना, और समझते हैं कि वो लोग जो रमज़ान को पा लेते हैं खुशकिस्मत हैं। शब बारात के बाद कहते यार अब जो लोग हैं 15 दिन, इसका मतलब रमज़ान उनके लिए बोनस आ गया है ज़िंदगी में, चाहे वो जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। तो ये जो हम नेकी के हवाले से बात करते हैं कि एक नेकी 70 गुना सवाब है, और ये नेकियां करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की भी कोशिश होती है। लेकिन अल्लामा साहब, कुछ नेकियों में हम ये देखते हैं दो तरह के। एक तो लोग जो दे रहे हैं, शो ऑफ हो रहा है, तस्वीरें खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पर लोगों को जाके बताएंगे, हर जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके। और एक वो अमल है कि बिल्कुल खामोशी से दिया जाए। क्या अमल बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियाँ हैं, मुक़द्दस सातें हैं, और ये वो बरकत वाला महीना है जिसमें किसी को महरूम नहीं किया जाता। हदीस मुबारका में इरशाद होता है, जब इसकी पहली रात आती है आसमानी दुनिया पर, जब ये चाँद चमकता है तो अल्लाह ताला तमाम अहले किबला की बख्शिश फरमा देता है। तो इसमें नेकियां ज़्यादा करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, जब देखिए पूरा माहौल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है। आपने देखा बाज़ सेल लगी होती है ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो यहाँ तो एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ रहा है, यानी बाय 1 गेट 70 फ्री। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ, एक बार यही मैंने हदीस मुबारका पढ़ते हुए फिर एक और जगह जब कुछ ही देर के 2 दिन के बाद मैंने एक जुमला पढ़ा, तो मैंने कहा वजह ये कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला 70 माओं जितना प्यार करता है, तो माँ के प्यार का कोई नेमल बदल नहीं दुनिया में, तो 70 माओं से ज्यादा प्यार तो इसी वजह से तो नहीं, एक नेकी फिर वहां भी 70 नेकियों के बराबर है। और नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं एक मरतबा पढ़ें लेकिन 1 लाख का अजर मिलता है। अब बात क्या है, देखें रियाकारी क्या है, ये तो हराम है, ये दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए मकसूद क्या है, अल्लाह को राज़ी करना। इंसान जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, बहुत ज़्यादा, वो समझता है राज़ो नियाज की बातें मुझ तक रहे या मेरे महबूब तक रहे। जब आप अल्लाह से प्यार कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी है। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी हयात, मेरी ममात, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ सब अल्लाह के लिए है। तो सब अल्लाह के लिए हैं, तो दिखावा किस चीज़ के लिए है? तो यही वजह है, हदीस में भी इरशाद होता है, कुर्बे क़यामत में लोग हज करेंगे तो दिखावे के लिए। तो आज यही हो रहा है, हर अमल दिखावे के लिए हो रहा है। हालांकि हमें तो हदीस में बताया गया कि जब दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो, रात के अंधेरे में देना दिन के उजाले से ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसमें अल्लामा साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा। अब यहाँ एक तो है कि आपने अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में दे दिया जो भी आप देना चाह रहे हैं। एक मामला ये है कि हम बहुत बड़ी NGOs हैं, काम कर रही हैं, मदारिस काम कर रहे हैं, बहुत से इदारे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। अब बहुत से लोग उनको तो खामोशी से दे रहे हैं, खामोशी से जाके उनको 2 रुपए हैं या 2 लाख है वो दे दिया। अब वो तो तशहीर कर रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं, तो क्या उनका काम भी फिर रियाकारी में होगा? देखिए बुखारी शरीफ की जो पहली हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए तो उसका अजर मिलेगा अल्लाह और उसके रसूल की राह में। जिसने हिजरत की किसी औरत के लिए या माली तिजारत के लिए तो उसको वही माली तिजारत मिलेगा या वही औरत की वजह से उसकी हिजरत कहलाएगी। अब देखिए आपने तो दी दिल के साथ, खुलूस कल्बी के साथ, खलास कल्बी के साथ, तो यहाँ लिलाइयत देखी जाएगी। बाज़ NGOs का काम करना ज़रूरी है। आप देखिए हम देखते हैं मुआशरे के अंदर बहुत सारी NGOs काम करेंगी, अगर इतना दिखावा नहीं करेंगी तो लोग कैसे देंगे? जगह जगह दस्तरख्वानी होगा, जगह जगह, तो लोग कैसे देंगे? तो मकसूद ये होता है उनकी ज़रूरत होती है और वो भी उनकी नीयत के अंदर नेकी पोशीदा है।
मकसूद ये है कि आज हम 1 लाख की मदद करें, कल 2 लाख की करेंगे, फिर 5 लाख की, फिर 10 लाख की। और लोगों की देखा देखी भी ज्यादा। अच्छा, क्या देखा देखी की जो बात हो रही है इसमें निसार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हम अक्सर इस पे गुफ्तगू करते हैं कि लोग सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया दौर है, अफ्तार भी करते हैं तो वो उसकी वीडियो डालेंगे, किसी को कुछ दे भी रहे हैं तो बाकायदा रमज़ान में पैकेट्स की पिक्चर उतारी जाएगी कि भाई ये हम दे रहे हैं आप भी देखिए। फिर एक तरफ हम इससे ये सबक लेते हैं कि जी ये जो दिखा रहे हैं ये दूसरों को भी ज़ाहिर है अवेयरनेस और मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप भी इस तरह का काम कीजिए, अमल कीजिए। फिर एक हम देख रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि भाई ये तो दिखावा है, शो ऑफ है, ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि बहुत पैसा है अल्लाह ने दिया हुआ, देखो जी हम बांट भी रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये दोनों राय ठीक है, या फिर इस्लाम में इस हवाले से कितनी पेचीदगी है, या फिर ये कितना कॉम्प्लेक्स है ये मामला कि नहीं दिखाना चाहिए? देखिए इसमें यूँ वही समझेंगे कि नीयत का मामला असल मामला है, आपके दिल में क्या छुपा हुआ है तो फिर वो अल्लाह जानता है। फिर आप देखिए अगर आप तन्हा है ना तो आप शो ऑफ करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। एक हैसियत ऐसी है कि मुक्तदा है, पेशवा है, एक पीर है, शेख आज़म है, अगर वो अमल करेंगे तो क्या करें, लोग देखा देखी बहुत सारे लोग करते हैं। हमने देखा है कुछ मुक्तदा ऐसे हैं वो अगर कोई एक अमल कर देना, अगर उनको यूनिट दे दिया अल्लाह के राह में तो लाखों लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी की हैसियत ऐसी है मुक्तदा की, पेशवा की, कि लोग उसकी देखा देखी नेक अमल की रग़बत कर जाएंगे तो उसको दिखा के करना चाहिए। लेकिन कोई अमल ऐसा है कि इंसान तन्हा कर रहा है, लोग उसके पीछे भी नहीं है, पीछे कोई जमात भी नहीं है, कौम भी नहीं है, तो उसको चाहिए छुपा कर करे। फिर उलमा फरमाते हैं कि अगर वो नफली सदकात कर रहा है तो नाफिल कर रहा है तो वो छुपा कर करे, अगर फ़र्ज़ कर रहा है या वाजिब तो वो दिखा कर करे। आप देखें अब नफली नमाज अगर रात के अंधेरे पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो अफजल है, लेकिन जब फ़र्ज़ की बात आएगी, जब वाजिब की बात आएगी तो फिर आपको जमात के साथ शामिल होना चाहिए। तो ये समझें अगर नफली सदका कर रहे हैं तो जितना छुपा कर देंगे ये अल्लाह को पसंद है। अच्छा, इसमें अलम साहब एक चीज़ मैं अर्ज़ यहाँ पर आपसे इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। हम ये देखते हैं कि आजकल 2 तरह के ट्रेंड्स हैं। लोग दस्तरखान अपने घरों पर या दुकानों के बाहर या कहीं भी, या NGOs वगैरह भी लगाती हैं, वो बड़ा अच्छा खाने का अहतमाम करती हैं, इफ्तार बड़ा ज़बरदस्त होगा, बड़े अच्छा, और आम लोग जो सोच भी नहीं सकते वो इफ्तार कर रहे थे। अब इस पे बहुत से एतराज़ात मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि जनाब ये भी रियाकारी है कि इतना आप क्यों दे रहे हैं, वो गरीब आदमी को फ़लाँ कबाब खा के या फ़लाँ चीज़ें करके क्या फ़ायदा है, आप उसको ये राशन दे दें, उसको ये दे दें। अब वो ये कह रहे हैं कि सारा साल ये लोग नहीं खा सकते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम खाते हैं तो ये हमारे साथ बैठ के खा लें। अब एक वो उनका मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि आप इतना लाखों रुपया के दस्तरखानों पे लगाने की बजाय लोगों को कारोबार करवाएं, लोगों के घरों में राशन डलवा दें, तो ये बेहतर अमल फिर क्या है? देखिए सबसे अच्छा अमल है मोमिन को खाना खिला देना। अच्छा। क्योंकि हदीस में शाद होता है कि सलाम को फैलाओ और भूखों को खाना खिलाओ। अच्छा। कुरान में भी हुक्म दिया गया। तो अब जो मिस्कीन है, बेचारे मसाकीन है, यतामा है, उनको कौन खिलाएगा? कुछ ऐसे गुरबा हमने देखा होगा वो पूरे साल गोश्त नहीं खा पाते, लेकिन कुर्बानी के दिनों में गोश्त वाफिर मिकदार में मिल जाता है। ऐसे ही मैंने देखा है कि वाकई कुछ NGOs ने क्या किया है, बुफा सिस्टम लगाया हुआ है। अब कुछ लोग बेचारे गरीब ऐसे हैं वो ऐसी चीज़ें देख नहीं पाते, नेमतें देख नहीं पाते। तो रमज़ान है, रमज़ान सबका है, इन तमाम नेमतों पर सबका हक है। अगर मैं समझता हूँ इसमें भी नीयत अगर अच्छी शामिल है, मकसूद है कि उनके दिलों को खुश करना है, उनके दिलों में खुशियाँ दाखिल करनी है, खुशियाँ तकसीम करनी है, तो बेहतरीन अमल है। हाँ, अगर फिर वही बात आ जाएगी, अगर सिर्फ मकसूद दिखावा हो, रियाकारी हो, 1 लाख की आप मदद कर रहे हैं, आप 2 लाख की कर सकते हैं मगर आप नहीं कर रहे, तो अगर यहाँ सिर्फ दिखावा मकसूद है तो ये हराम और बातिल हो जाएगा। लेकिन मकसूद यही है कि दिलों में खुशियाँ डालनी है, एक बंदे को इतना खिला दो कि उसकी रूह को भी खुश कर दो, तो मैं समझता हूँ जबरदस्त बेहतरीन बात आपने की है। और पता है ये इसमें 100 बातों की एक बात वही है जो अलामा साहब ने की है कि सारा वो नियतें जो है ना बस वही देखी जाएंगी और उसी से जाहिर है कि मवाजना भी होगा कि आपके दिल में क्या था, जहन में क्या था और आप कर क्या रहे थे अमली तौर पर। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मुनीर कादरी साहब आपसे गुजारिश करूंगी, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाते जाते हम चाहेंगे खूबसूरत सा कलाम अगर आप पेश करें तो माहौल और अच्छा हो जाएगा। माशाअल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है।
अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जैसे व रफाना लक ज़िक्रक। माशाअल्लाह। वेलकम बैक, दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। कुछ बात करते हैं हम IMF प्रोग्राम के हवाले से। IMF रिव्यू मिशन आज से 18 मार्च तक इस्लामाबाद में है। इस दौरान दूसरा जायजा मुकम्मल होने की उम्मीद है और फिर पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त का इजरा मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान आकर यहाँ के ख़जाने की वजारत संभालने वाली शख्सियत औरंगजेब साहब ने तस्दीक की है कि बहुत जल्द पाकिस्तान अपनी तारीख का सबसे तवील तरीन IMF प्रोग्राम लेने जा रहा है। जी, इसी सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, रमज़ान मुबारक। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो अभी औरंगजेब साहब की तकर्री जो सामने आई है और स्पेशली ये आए हैं इसी मकसद के लिए वजारत को संभालने के लिए ख़जाना की, इस तकर्री को आपने कैसे देखा है? उसके बाद फिर आपसे IMF प्रोग्राम की भी बात करते हैं। देखिए, तो ऑफ कोर्स प्रेरोगेटिव है इनकमिंग गवर्नमेंट का, सो वी विश ऑल द बेस्ट टू औरंगजेब साहब एंड टू द इनकमिंग गवर्नमेंट कि वो कलीदी फैसले ले सके मुल्क के बारे में। कोई भी ऐसे फैसले जो कीमतों को तब्दील करने की हद तक या टैक्सेस को बढ़ाने की हद तक या मुल्क के पैदावारी निज़ाम को ठीक करने के बगैर लिए जाएं तो वो शायद सूदमंद अब नहीं साबित होंगे। पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे बहुत ही कलीदी काम करने पड़ेंगे। एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ, पाकिस्तान की जो टैक्स इन्फोर्समेंट है उसकी तंजीम नौ, पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी में बहुत सी ऐसी टैक्स गैप्स हैं जिनको फिल करना है। इसी तरह पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को तब्दील करना है। लोगों तक अगर इन्फ्लेशन को कम होना है, यानी कि कीमतों का बढ़ना, तो बहुत आपको अपनी पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा मुल्क की। अब ये सारे कलीदी फैसले हैं। इसी तरह हमारा जो फिस्कल का खसारा है, जो हम कमाते हैं, जो हम खर्च करते हैं, उसको संभालना। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो कलीदी फैसले हैं वो आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कर पाएगी। डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, IMF के बगैर तो हम शायद चल नहीं पाएंगे, मईशत चलाना मुश्किल है और जो फैसले करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम तो ये चाहते थे कि IMF से निकला जाए, सब ने ये नारे लगाए माजी में भी, लेकिन अब IMF के छोटे छोटे प्रोग्राम थे, इंटरम प्रोग्राम भी चल रहे थे, अभी जो चल रहा है, लेकिन अब हम लंबे प्रोग्राम की जानिब जो जा रहे हैं, लंबा प्रोग्राम मजीद फंसेंगे या इससे कुछ बेहतरी होगी? ये लंबा प्रोग्राम क्या होगा सर? आपका ये बड़ा अच्छा कलीदी सवाल है, इसलिए कि इस वक्त एक स्टैंड बाय इंटरिम अरेंजमेंट है। इसको कंप्लीट करेंगे तो टोटल 3.2 अरब डॉलर मिल गए होंगे। टीम आई हुई है, मुझे कभी उम्मीद है कि जो दिसंबर के टारगेट्स हैं वो मीट हुए हैं, बट उसके बावजूद कई ऐसी चीज़ें जो डिस्कशन में आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चूंकि IMF एक क्वांटिटेटिवली मुल्कों को देखता है और वो समझता है कि मॉडल करने से क्या चीज़ें फ़र्क आएंगी। कई चीज़ों पे आई थिंक बहस होगी। स्टेट बैंक का कुछ प्रॉफिट हमने पहले ले लिया है। इसी तरह जो हमारे प्रोविंशियल सरप्लस आनी है 600 अरब की, वो देखा जाएगा। FPR क्या 9,450 अरब कलेक्ट कर पाएगा, वो देखा जाएगा। सो कई चीज़ों पे बात होगी, बट मुझे उम्मीद है कि जो हमारा रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको देखते हुए आपको ये भी समझना है कि 25 अरब डॉलर इस साल और लगभग इतनी ही रकम अगर अगले आने वाले सालों में आपको चाहिए तो ये मुमकिन नहीं होगा IMF की अम्ब्रेला के बगैर। आपके दोस्त ममालिक, आपके बायलैटरल पार्टनर्स, मल्टीलैटरल्स सब यही चाहते हैं।
अब जो प्रोग्राम कितना लंबा हो ये तो बड़ा डिटेल में काम करना पड़ेगा और ये डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें 3 साल प्रोग्राम ही लेना चाहिए। जनरली एक जो एक इम्प्रेशन लेते हैं IMF प्रोग्राम से वो ये है कि भाई महंगाई का नया तूफान आएगा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, गरीब जो कि ऑलरेडी परेशान है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उसको मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये इम्प्रेशन ये बिल्कुल ठीक एक राय है जो प्रिवेल कर रही है? ये अब डिपेंड करेगा। मैंने कल एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान का जो डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए नए आने वाले प्रोग्राम का। ये कल द न्यूज़ अखबार के फ्रंट पेज पे भी छपा है। इसमें हमने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं कि कैसे आप मोर फंडामेंटल काम कर सकते हैं जिससे जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें कमी लाई जा सके, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद प्राइसेस को यहाँ पे रोक भी दें, या फिर ऐसा भी हो कि आप कीमतों के जो बढ़ना है उसको क्वालिटी से कॉम्पनसेट करें और आप अपने पूरे मुल्क के निज़ाम का जो रियल सेक्टर है उसको चला पाएँ ताकि नई एम्प्लॉयमेंट आए। और अगर पाकिस्तान में कीमतें बढ़ भी रही हों और नई वेजेस क्रिएट हो रही हों लोगों की, तो लोगों को एक तकवीयत मिले। तो मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम सामने रखा है ताकि इस पे एक बहस शुरू हो, और आज हमने इस पे बहस भी की है कि हम कैसे एक पाकिस्तान प्रोग्राम का इजरा कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, मुल्कों को ये समझना है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसकी हमने खुद तश्कील करनी है और इसको हमने IMF से जाके ऐसा ही बनाना है कि पिछले साल 29% इन्फ्लेशन थी, इस साल लगभग 24% एवरेज करेगी इन्फ्लेशन। तो लोगों को सेव करने के लिए इस इन्फ्लेशन से आप कैसे इनकम सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप अवाम को ये चीज़ समझाएं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं, एक्सपर्ट्स ही बात करते हैं कि हमने पता नहीं क्यों IMF को एक दुश्मन बनाकर पेश किया हुआ है। ज़ाहिर है जब हमें वहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो कुछ शराइत तो होती हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारी तरफ से ही नहीं होंगी तो हमने उस पैसे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो निकालना है। तो वो फिर ये हमारे लेवल पर चीज़ें होती हैं, उसको कंपनसेट करना किसी और जगह पे और रिफॉर्म्स ला के चीज़ों को बेहतर करना, ये हम करते नहीं हैं ना। हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनती हैं और वो पैसा हमें अदा करना ही करना है। तो इस पर आप बताइए ना कि IMF की ऐसी कोई कड़ी शराइत नहीं है कि आपने अवाम से पैसा इस तरह खींचना है। तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ, आपने ठीक बात सामने रखी है कि पाकिस्तान में जो कीमतें हैं जैसे ओगरा और नेपरा हैं वो डिटर्मिन करते हैं पाकिस्तान में कीमतें, बिजली की भी, गैस की भी, पेट्रोलियम की भी। IMF तो सिर्फ आपसे ये कहता है कि अब ये कीमतें आ गई हैं, आप इनका इजरा कर दीजिए। कीमतें IMF तो नहीं वॉशिंगटन में बैठ के डिस्कस कर रहा। सो IMF के साथ एक जो है हार्मनी के साथ चलिए, उनको अपना बैंकर समझ कर चलिए और ऑनेस्टली चलिए। ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। जिन मुल्कों में भी हारमोनियस रिलेशनशिप होता है IMF के साथ, वो मुल्क बेहतर कर पाते हैं IMF के साथ आगे चलने में, इसमें कोई दो आरा नहीं है। और लोगों को इस नैरेटिव को बिल्ड करना पड़ेगा कि बियॉन्ड द प्राइसिंग चेंजेस आप IMF को बताइए कि हम बिजली के जो अपना नेटवर्क है उसकी तश्कील नौ करना चाहते हैं, हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम IPP से डिस्कशन करके टैरिफ लोअर करना चाहते हैं, डेट को लंबा लेकर जाना चाहते हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए रख रहा हूँ कि दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू डू इट्स होमवर्क, दिस इज द टाइम टू कम अप विद अ होम ग्रोन प्लान। और जैसे मैडम कह रही हैं उसमें शायद प्राइसिंग चेंजेस कम देखने को मिले, बट क्या ये काम हम कर पाएंगे, ये तो अब हमें हुकूमत की जो आने वाले दिनों की निगोशिएशन है IMF के साथ वही बताएगी कि क्या हम इस काबिलियत से उनके साथ प्रोग्राम नया निगोशिएट करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। IMF के साथ इट्स अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन एंड निगोशिएशन बाय द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ गवर्नमेंट। और ये नई गवर्नमेंट के लिए ये भी चैलेंज है कि किस तरह से नेगोशिएट किया जाता है और देन फिर क्या प्लान सामने आता है। बहरहाल उम्मीद तवक्को तो लोग रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमारे मौशियात हम मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और एक और ख़बर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन पहली बार जना अस्पताल कराची में ज़ियाबतीज़ यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है और मोटापे के शिकार अफराद की रोबोटिक सर्जरी कर ली गई है। डॉक्टर्स का दावा है कि इस रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज़ों को ज़ियाबतीज़ की अद्वियात और इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सर्जरी में ऐसा क्या है और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के इस कारनामे की सेहत की दुनिया में मुर्जा क्यों करार दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मुदस्सिर हमने अपने शो में एक रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि सर्वे हुआ है और इंकिशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी अच्छी खासी तादाद में डेली बेसिस पर डायबिटिक पेशेंट्स बन रहे हैं
और हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं, तो उस पर ये बड़े होशरुबा इंकिशाफात थे, जिसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने जब की इसमें ज़रूरत है। एक चीज़ थी ना, मोटापे का शिकार हो रहे थे और सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जनाब उस वजह से पहले सबसे ज़्यादा आप डायबिटिक हो जाते हैं यंग एज में, 35-40 में लोग जब बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिना अस्पताल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो ये क्या सर्जरी की है? मुझे लग रहा है कि लोग अब कहेंगे खाएं पिएं कोई इशू नहीं है, जिना अस्पताल जाएंगे सर्जरी करवाएंगे ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि इससे ये मैसेज ना मिले कि खाएं पिएं सब कुछ और जिना हॉस्पिटल जाएंगे सर्जरी कराएंगे ठीक हो जाएंगे। ये बेरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए, ये तो बहुत अरसे से दुनिया में हो रही है और पिछले 1 साल से तकरीबन हम जिना में भी कर रहे हैं। मगर अब जिस दफा जो हमने इसमें जिद्दत पेश की है वो हमें जो रोबोटिक सर्जरी का इक्विपमेंट मिला था हमने सर्जरी के जरिए की है और ये पहली दफा इस रीजन में, मतलब पाकिस्तान में तो पहली दफा हुई है। हमने इसका एक वर्कशॉप भी रखा। हमने एक सर्जन जो कायरो से आए हुए थे, आपको पता है इजिप्ट में भी ओबेसिटी बहुत रैम्पेंट है, उनके नीचे खाने और उनकी डाइट में फैटी चीजें बहुत ज्यादा है। तो इजिप्ट इज अ बिग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी और हमने उनको इनवाइट किया। हमने 4 पेशेंट रखे, 2 डिफरेंट तरह के ऑपरेशन, एक तो मैदा छोटा करने वाला और एक मैदा छोटा करके उसके साथ उसको थोड़ा सा आंतों को बाईपास भी किया जाता है। ये दोनों हमने सक्सेसफुली किए। सक्सेसफुली ये दोनों पेशेंट घर जा चुके हैं। मगर एक बात फॉर श्योर है कि मुआशरे में ये मैसेज फैलाने की जरूरत तो जरूर है। ये तो बिल्कुल गलत मैसेज होगा कि सब कुछ करें, खाएं पिएं और बाद में सर्जरी करा लें। मगर अगर मोटापा एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है, जैसे आप समझें कि आपकी ओबेसिटी का लेवल जो है वो आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है एक नॉर्मल आदमी का 25 होना चाहिए, लेकिन जब ये 40 की रेंज में चला जाता है तो फिर बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिकली आप 100% श्योरिटी के साथ आपको हो जाएंगी अगर वो आपको जेनेटिकली नहीं भी मिली, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जॉइंट्स का खराब होना, स्किन की डिजीजेस, थायराइड के प्रॉब्लम और सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है आजकल जो रिसर्च हम देख रहे हैं कि मोटापे के साथ कैंसर का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नजर आ रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर और हम इसमें एक स्टेप आगे जाके इसको रोबोटिक पे ले गए। रोबोटिक के चंद एडवांटेजेस जो हैं वो ज्यादा, क्योंकि 3D विजन होती है, इसमें नजर साफ ज्यादा आता है और इसके अंदर जो उसकी रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वर्सेटिलिटी ज्यादा है। आप समझे कि उसमें 360 डिग्री मूवमेंट होती है, जबकि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिर्फ 180 डिग्री की प्लेन में काम करते हैं। ये अब हमने सक्सेसफुली कर लिया है और इंशाल्लाह जबरदस्त। वैसे हेड्स ऑफ टू यू डॉक्टर शाहिद, मैं आपके पास आई भी थी और जितना एंथुजियाज्म के साथ और डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे थे, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा था कि आगे आने वाले वक्त में हमें जिना अस्पताल से इस तरह की बहुत सारी खबरें मिलने वाली हैं। इस फील्ड में हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मुझे ये बताएगा कि हम ये सुनते हैं कि इस तरह की सर्जरीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस हवाले से क्या बताएंगे आप? एक गरीब बंदा क्या करेगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये सर्जरी अभी अगर प्राइवेट सेक्टर में कराई जाए, इसके अंदर इसकी वजह मैं बताऊं कि इसको जो किया जाता है कैमरे से किया जाता है और जो स्टिचिंग और सूचरिंग का जो सारा पार्ट है ना, वो स्टेपल्स करते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं। आपको पता है रिसेंटली डॉलर की प्राइस चेंज की वजह से चीजें बहुत एक्सपेंसिव, बल्कि इम्पोर्टर्स ने अगर डॉलर 100 रुपए महंगा हुआ था तो उसको जो रेट निकाला वो 200-250 रुपए बढ़ा के निकाला। तो ये सर्जरी आजकल प्राइवेट सेक्टर में 7 से 8 लाख रुपए की होती है। लेकिन एडवांटेज ये है कि ये हुकूमत ने हमको सपोर्ट किया और इस बात में मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि हॉस्पिटल्स की इम्प्रूवमेंट, खासतौर पे जिना की इम्प्रूवमेंट के लिए जो पैसा हमें फेडरल से मिलता था उससे कई गुना ज्यादा दिया। और हमारे सारे इनिशिएटिव्स को बैकअप किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब, मैडम मिनिस्टर, चेयरमैन साहब खुद इसको पर्सनली इंटरेस्ट से देखते हैं और हमें पैसा दिया कि हम ये मेटाबॉलिक सर्जरी स्टार्ट कर सके। बट ये जरूर है कि आने वाले दिन में जब पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हम कोई खास किस्म का एक पैरामीटर रखेंगे कि भाई अपने तौर पे पहले चेक करा के कुछ सर्टेन मेहनत आप भी करें, थोड़ा सा वेट आप भी कम करें, थोड़ी आप भी एफर्ट करें, तो फिर हम पॉजिटिव पेशेंट्स को जो एक्टिवली, क्योंकि रिमेंबर दिस इज अ टूल टू हेल्प यू, आप इसे फेल करना चाहें तो इसके 100 तरीके। तो क्विकली बस डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि इसमें आप लोगों ने किस तरह रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, टाइम लिमिट क्या दी जा रही है, लोग आके सर्जरी कब कैसे करवा सकते हैं? हाँ सरिश, बहुत अच्छा, ये बिल्कुल लोगों को पता होना चाहिए। देखें, जो पेशेंट डायबिटीज का शिकार है ना, उसके लिए हमारे पास एक डायबिटीज क्लिनिक है जिना में। जब ये वहाँ चले जाते हैं और कुछ अर्सा ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो जो वो सेट ऑफ पेशेंट्स जो ओबेसिटी की वजह से जिनका वजन कम नहीं हो रहा और जिनको एक्चुअली सर्जरी से फायदा, देखें अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके लिए सर्जरी रिस्की है तो उसकी सर्जरी नहीं की जाएगी।
इसमें ज्यादातर यंग और मिडिल एज पेशेंट वो सेलेक्ट करके हमारे पास भेज देते हैं। इसके अलावा हम अपनी भी जो ओपीडीज करते हैं उसके अंदर जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करके उनको एक सर्टेन डाइट प्लान से गुजार के और फिर हम सर्जरी के लिए बुक करते हैं। तो या तो डायबिटिक क्लिनिक के थ्रू आ जाएं या फिर मेरा जो वार्ड 21 की ओपीडी थर्सडे को होती है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, उसमें आ जाएं। इंशाल्लाह हम जो मदद आपकी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब। एक तो जना अस्पताल मौजूद है और बड़ा ज़बरदस्त काम है कि एक तो वहाँ पर इलाज फ्री में हो रहा है, दूसरा लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब ने जाते जाते बहुत अच्छी की कि अपनी तक कोशिश भी करें अपने मोटापे पे को और अपने ऊपर चीज़ों को कंट्रोल और रमज़ान उसके लिए बेस्ट महीना है अपना वजन कम करने के लिए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। वेलकम टू बोल के जायके। मेरे साथ शेफ मायदा मौजूद हैं और आज भी हम आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बताने वाले हैं। और मेरे मुंह में तो अभी सोच के पानी आ रहा है क्योंकि वाटरमेलन की मैं बात करूंगी। अल्लाह ताला की ख़ास एक नेमत है, ख़ास तौर पर गर्मियों में इतना रिफ्रेशिंग लगता है वाटरमेलन, और किसी भी हाल में हो, भले जूस हो, भले इसका शेक बना हुआ हो या फिर ये वैसे ही खाने के लिए हो, तो बहुत ही ठंडा मज़े का लगता है। तो आज हमें यहाँ पे शेफ़ मायदा वाटरमेलन से आप क्या बना रही हैं, पहले बताएं। हम वाटरमेलन से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रहे हैं जो कि मिल्क के साथ होगी, और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं ढाका चिकन। ढाका चिकन ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगी कि फटाफट से आप मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें। अच्छा, ढाका चिकन पहले मैं बता दूं कि वैसे तो बांग्लादेशी डिश है, ठीक है, बांग्लादेशी रेसिपी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कि ये जो बांग्लादेशी रेसिपी है इसका ये हिसाब किताब है कि जी पाकिस्तान में इसलिए फेमस है क्योंकि इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे फ्लेवर्स के हिसाब से मिलते हैं। तो ये बहुत ही फेमस रेसिपी है पाकिस्तान में। तो हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ढाका नाम बांग्लादेशी है लेकिन जायका मिक्स होगा, ऐसे ही है। हम सबसे पहले इसके अंदर चिकन स्ट्रिप्स ऐड करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिप्स के अंदर कटी हुई चिकन होगी। अच्छा, मैं चाहूँगी साथ ही अगर चार्ट भी आ जाए तो हम नाज़रीन को लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा जो आवाज़ बंद करके टीवी देख रहे हैं उन हजरात के लिए। तो अब आप बताइएगा क्या क्या है इसमें। हमने इसके अंदर चिकन ऐड की है, ठीक है। हम पहले इंग्रेडिएंट्स को वो कर लेते हैं। योगर्ट जाएगी इसके अंदर टर्मरिक जाएंगे, इसके अंदर जिंजर चॉप जाएगी, गार्लिक जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा, रेड चिली फ्लेक्स जाएगा, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और फूड कलर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, फ्लावर जाएगा, कॉर्नफ्लावर जाएगा, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है तिल। सही। तिल के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। मैं भी बता दूं कि ये जो चिकन है ये आराम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, बस आपने उसे कह देना है बोनलेस चाहिए और लंबे लंबे स्ट्रिप्स इसके बना दो। उसके बाद दही इसमें जाएगा, उसके बाद हम हल्दी देख रहे हैं, गरम मसाला, मिर्चें और सफ़ेद तिल है और खुश्क धनिया, या फिर ये सफ़ेद जीरा है जो आपने पाउडर बनाया। नहीं, ये सफ़ेद जीरा पाउडर भी है और हमारे पास धनिया पाउडर भी है, ठीक है। उसके बाद जो फ्लेक्स हैं वो आपको पता है, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये एक मैदा है और एक कॉर्नफ्लावर है, तो हम दोनों चीज़ें इसके अंदर। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी है और नारियल का वो जो एक होता है ना बुरादा, क्या कहूँ उसको, फ्लेक्स पाउडर कह लें जी, कोकोनट पाउडर भी है, ठीक है। तो हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले चिकन स्ट्रिप्स ले ली जो कि ½ kg है। इसके साथ हम सबसे पहले मैरिनेशन करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमने चिकन को सॉफ्ट कैसे करना है। तो इसके अंदर जो घर में सबसे इजी अवेलेबल चीज़ होती है वो होती है योगर्ट। योगर्ट जो है चिकन के साथ एक एसिड का काम करती है, तेजाब का काम करती है इसको सॉफ्ट और इसी में गल भी जाता है क्योंकि दही का पानी भी होता है, फिर उसके बाद चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, तो उससे ये गल जाता है। और मैंने इसीलिए ये सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स के नाम बताएं कि वो लोग जो कि जिनको नहीं एकदम पता चलता टर्मेरिक क्या है, बिल्कुल, या फिर क्यूमिन पाउडर क्या है, तो वो उनको पता चल जाए, उर्दू में पता चल जाए उनको। हमने इसके अंदर दही लिया, हमने इसमें 1 टीस्पून जिंजर चॉप डाला है, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसमें गार्लिक चॉप डाला है। आप जो है इसके अंदर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून। ये सिंगल सर्विंग है या 2 पर्सन सर्विंग है? ये फ्राइड है, आपकी मर्जी, आप कितनी क्वांटिटी, 2 से 3 लोग तो इसको आराम से खा सकते हैं। बनती बहुत मजे की है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे क्योंकि इफ्तार का टाइम है ना, तो इतनी हैवी स्पाइसेस नहीं यूज़ होते। हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ठीक है। रेड चिली पाउडर हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे। हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, इसको भून के हमने इसको यूज़ करना है। हम इसमें ½ टीस्पून ये डालेंगे। हम इसमें सॉल्ट डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, ये आपके अपने फ्लेवर के हिसाब से है कि आप कितना इसको खाना चाहते हैं।
वो आपने इसके अंदर डालना है। अब हमने इसको देसी स्टाइल में हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। जबरदस्त। ये इसी का जायका होता है नाज़रीन। ये हमने इसको देसी, अच्छा इसको हमने ना मलना नहीं है, ठीक है, हमने इसको हल्के हाथों से हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और हम इसके अंदर जो एक चीज़ ऐड करेंगे थोड़ी सी, वो हम करेंगे ऑरेंज फूड कलर, इसको कलर देने के लिए, जो इसका खूबसूरत सा कलर आता है। वैसे तो हमने जर्दे का रंग, जिसको बाजार में लेने के लिए जाते हैं तो पूछते जर्दे का रंग बहुत है, हमने पिंच हमने इसके अंदर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा वरना ये हो जाएगा। अच्छा जबरदस्त। अच्छा इसको मैरिनेट करके कितना टाइम के लिए? अच्छा मैरिनेट करके अगर हम इसको ओवरनाइट छोड़ना है तो हम इसमें नमक कम डालेंगे, वरना नमक इसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैरिनेशन एब्जॉर्ब करेगा ये, वरना 4 से 5 घंटे मोर देन इनफ है, आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको इंस्टेंट पकाएंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 2 घंटे इसको फ्रीज़र के अंदर रख कर आप इसको बना लें, क्योंकि उसकी बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से उसके जो जितने भी फ्लेवर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं जल्दी। अगर आपको इंस्टेंट है तो 2 घंटे आप फ्रीज़र में रख कर इसको बनाएं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और इतनी मज़े की मसालों की खुशबू है। ये पाकिस्तानी जो खानों के मसाले हैं ना, इनका अरोमा ही इतना मज़े का होता है कि दिल चाहता है कि इंसान बस ये गर्मा गर्म अभी से इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये है जी कॉर्नफ्लावर, हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है जो कि इसको क्रिस्पी बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये हम मैदा ले रहे हैं। अच्छा। अगर आप ये डालते, अच्छा कॉर्नफ्लावर और मैदे की क्वांटिटी हम इक्वल लेंगे। आप इसके अंदर जो है वो राइस फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चावल का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा कॉर्नफ्लावर की जगह आप यूज कर सकते हैं। अच्छा मैं कितने स्पून डालूं? ये आप डालें थोड़ा सा, हाफ कप हम इसको लेंगे तकरीबन। तो काफी सारा डलेगा, बस काफी है, काफी। हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें और जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डाल देंगे। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बेहतरीन। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें माशाल्लाह से हम देखते हैं कि बर्तन भी काफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं कि हर पॉट में हम लोगों ने मसाला रखा हुआ है, तो इसमें फिर बाद में धुलाई भी काफ़ी होती है। तो जहाँ पर बात आती है डिश वॉशिंग की, तो जनाब 3x यानी कि मोर टाइम जो कि ग्रीस को काटता है, मैल को काटता है, झाग बनती जाती है, वो है जनाब लेमन मैक्स बार। ये मेरे सामने है जी लेमन मैक्स बार। इसका जो स्पॉन्ज है ये भी मेरे पास है, तो ये आप लगाते जाएं, बर्तन धोते जाएं। और इसकी अच्छी बात है कि इतना जेंटल रहता है हाथों के साथ कि आपके हाथ हार्ड नहीं होते, बिल्कुल आपको सख्त से महसूस नहीं होते। वरना बाजू का हम फील करते हैं कोई ऐसा वैसा अगर हम सोप यूज़ कर लेना तो हाथ बड़े अकड़ से जाते हैं, तो इससे सही रहते हैं और बर्तन क्विकली भी धुलते हैं। और कितनी मर्जी ग्रीस हो वो जनाब हम देखते हैं कि क्विकली कट जाती है। तो ये लेमन मैक्स बार, लेमन मैक्स का जो लिक्विड सोप है ये उसका कमाल है, आप भी यूज़ कीजिए। तो मेहमानों की भी टेंशन नहीं होगी, जितने भी आ जाएं बर्तन धुलना कोई मसला ही नहीं है। क्या ख्याल है माइदा? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अगर ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है, तो आपने इसमें बहुत ही स्प्लैश ऑफ वाटर यूज़ करना है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये बैटर टाइप बन जाए इसको और फ्राई करने में। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ये इसकी कोटिंग उतर जाएगी। अगर इसमें पानी हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया तो इसकी कोटिंग फ्राई नहीं होगा, ऑयल के अंदर कोटिंग। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो समटाइम आप अगर कोई ट्यूटोरियल भी देख रहे हो तो उसमें नहीं पता चलती, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इस पर आपने गौर करना है कि ये जो आपने इसमें कोटिंग है ना, ये आपकी उतरनी नहीं चाहिए, बहुत पतला ये नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, वरना ये पूरी इसकी कोटिंग उतर जाएगी। ठीक है, हमने इसके अंदर ये इस तरह की ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बस ये जो मैरिनेशन का मटेरियल है ये आप देख लें किस तरह, ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना इससे ज़्यादा थिक होना चाहिए। अच्छा इसमें हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर डालने हैं तिल। ठीक है, तिल से हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि एक एक स्ट्रिप के ऊपर हमने अलग से तिल नहीं लगाना, हमने इसको जैसे अभी ऊपर स्प्रिंकल किया। ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे कि ये ऑयल हमारा गर्म है। अच्छा इसको आप सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और चिकन की कोई भी चीज़ अगर आपको फ्राई करनी है तो आप उसको सरसों के तेल में भी फ्राई कर ज़्यादा हेल्दी होता है, बिल्कुल हेल्दी होता है। अच्छा सरसों के तेल का ये होता है कि अगर आप सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं चिकन को तो उसको आपको पहले जलाना पड़ता है थोड़ा सा, आप डायरेक्ट उसको गर्म करके नहीं बना सकते। पहले उसको गर्म करेंगे अच्छे से, बिल्कुल, उसके बाद आप उसमें कुछ भी कुक कर सकते हैं, कुछ भी कुक कर सकते हैं, वरना वो उसकी कड़वाहट आएगी। हम ऐसे तेल इस पर हल्के हल्के लगाते जाएंगे। ठीक है, इसको फ्राई करते जाएंगे, इसको हम फ्राइंग में हम इसको डालते जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माइदा। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर इस तरह ये जो डिशेस होती हैं, जैसे ढाका चिकन है,
ये हम लोग बीफ के स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं? बीफ के स्ट्रिप्स में भी सब बना सकते पसंदे टाइप हैं। होते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो चिकन के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन आप इसको बीफ के स्ट्रिप्स में यूज़ कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप राइस फ्लावर कम से कम यूज़ करें, क्योंकि जो मीट है आपका वो बहुत हार्ड हो जाएगा, वरना हार्ड हो जाएगा। क्योंकि बहुत मैं देखती चुई हूँ हो कि अक्सर हम जाएगा। लोग कच्चे कीमे के कबाब भी बनाते हैं तो वो वैसे ही गल जाता है, वैसे तो ही आई गल थिंक जाता ये है। स्ट्रिप्स इतनी पतली हैं कि अगर ये बीफ की भी होंगी तो फ्राई होके वो पसंद गल टाइप जाएंगी। हम टेंडरलॉइन अगर उसको ले लेंगे, टेंडरलॉइन का मीट, तो वो वैसे ही 5 मिनट में वो गल जाएगा। लेकिन ख्याल आपने ये करना है कि अगर आप बीफ ले रहे हैं तो इस रेसिपी में आपने जो हमने ऑल्टरनेट बताया है राइस फ्लावर, वो हम यूज़ नहीं करेंगे थे, या करेंगे तो कम से कम करेंगे, वरना आपका जो मीट है वो बहुत चुई हो जाएगा। ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा ना मटन और बीफ पसंद करते हैं चिकन के निस्बत, ऐसे ही है। तो उनके लिए भी बताना ज़रूरी था। तो ये जनाब एक ऐसी रेसिपी है जो क्विकली आप अपने अफ्तार के टेबल पर सर्व कर सकते हैं। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि आज कुछ डिफरेंट खाने को मिला है। तो जहाँ आप इतने पकौड़े तलते हैं, तो अगर आप जल्दी से अगर ढाका चिकन की ये मैरिनेशन करके इसको फ्राई कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे चिकन की बनी हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक टिप दे दूं, अगर इसको आपने बनाकर फ्रीज़ करना है, मैरिनेट करके फ्रीज़ करना है, तो आपने जहाँ तक हमने मैरिनेशन की थी और फ्लावर और हमने इसमें कॉर्नफ्लावर जहाँ तक नहीं डाला था, वो उतना प्रोसेस करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप इसको फ्रोज़न कर सकते हैं, लेकिन मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। सही, तो ये है, वो पानी छोड़ देगा मैदा, और जो मीट है वो अपना पानी छोड़ देगा, आपकी मैरिनेशन भी ख़राब हो जाएगी और आपका टेस्ट भी ख़राब हो और जाएगा। ऐसा मज़े का क्रिस्पी बन रहा है ये कि पता चल रहा है कि कोई चीज़ ऐसी बन रही है कि जो किसी सॉस के साथ खाने का बहुत मज़ा आएगा। अब ये मायदा बताएंगी कि हमने इसको सर्व सॉस के साथ करना है, या फिर ये आप ऐसे भी खा सकते हैं? नहीं, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट बनेगी, ठीक है। और अगर आप इसको मैरिनेट करने का टाइम देंगे तो फिर तो ये बहुत ही सॉफ्ट होगी। लेकिन आप अपनी देसी चटनी, जो इमली की चटनी होती है, उसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है, और जो हमारी मिंट की चटनी होती है उसके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। क्या बात है, वो तो समझ लें कि आप डाइजेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है मिंट, और उसका सॉस अगर मौजूद हो खाने के साथ तो क्या ही बात है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि अफ्तार में इस तरह की आइटम्स के साथ ना प्रॉपर अपना मील ले लेते हैं रात का, फिर उसके बाद सारी में ही वो खाना खाते हैं जो भी उन्होंने खाना होता है। तो ऐसे में जनाब ये ज़बरदस्त एक रेसिपी जो आपके साथ हमने शेयर की है, क्विकली अगर मायदा आप एक बार फिर से बता दें कि आपने इसमें क्या क्या डाला था। अच्छा, इसमें हमने चिकन लिया, ठीक है, 1/2 kg हमने इसमें चिकन लिया है। चिकन के साथ हमने इसके अंदर ऐड किया है दही, जो कि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपकी सॉफ्ट नहीं होगी, चोई बन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, सब चीज़ें हमने हाफ टीस्पून डालना है अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर जो है ये कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर लिया और हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट लिया है। ये जो है एक स्टैंडर्ड रेसिपी है, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से मिर्चें नमक ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से। और 1/2 कप हमने इसके अंदर मैदा लिया है, 1/2 कप हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लिया है। सही, तो ये है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि हम अपने मेन्यू के अंदर कौन सी फ्राइड यूनिक रेसिपी को ऐड करें, तो आप इस रेसिपी को अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। बिल्कुल, अगर आपके पास समोसे और रोल जो हैं वो जो फ्रीज़ आपने किए थे ख़त्म हो चुके हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, आपने झटपट से चिकन मंगानी है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद होते हैं, आपने मैरिनेट करना है और 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में इसको रखना है, और ज़बरदस्त अंदाज में आप इसको फ्राई करते हुए, और फ्राई भी आपने ऐसा करना है कि गोल्डन ब्राउन सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर वो ना आई थिंक सो वो मज़ा नहीं आता। ये सिर्फ 6 से 7 मिनट लेगा बस, दैट्स इट, और ये पूरा जो है कुक हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, वरना ये चुई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब तक ये हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम अपनी वाटरमेलन मज़े की बात है कि जितनी चीज़ें फ्राइड के बारे में मैं मायदा ये सोचती हूँ कि क्या ये एयर फ्रायर में बन जाएंगी। एयर फ्राई में ये वाली रेसिपी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम चिकन को गला लेंगे फिर बनेगी। चिकन को अगर हम क्रम्बिंग कर लेंगे ना, कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ, फिर ये एयर फ्राई में बहुत अच्छी बन जाएगी, वरना उस पोजीशन में हम एयर फ्राई में इसको नहीं बना सकते, वो वाला रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक फिर हम अपनी ये ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं, वाटरमेलन ड्रिंक बना लेते हैं हम तब तक अपनी। अच्छा, ये मैं आपसे कहूँगी कि ये थोड़ा सा आज आप मेरी हेल्प करें बनाने में। हमने इसके अंदर जो लिया है वो हमने वाटरमेलन पल्प लिया है, ठीक है, बगैर पानी के जो है हमने उसको ब्लेंड किया है वाटरमेलन को, और हमने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून ये लाल शरबत जो हमारे हर घर में अवेलेबल होता है ये हम डालेंगे, ठीक है जी।
हम इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं कर रहे। ज़बरदस्त। और अब पता है आपको इस शरबत के साथ जो इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है ना, उसकी क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी चॉइस, अगर आप ये स्किप करना चाहें तो इसके बजाय आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और ये डाल दूँ मैं? ये हमने डालने हैं, बहुत सारे चंक्स हमने इसके अंदर डालने हैं वाटरमेलन के। ठीक है जी। ओ इट्स ओके, थोड़ा सा गिर गया मेरे से। मैं इसको इससे डाल रही हूँ, सारे डालने हैं, तकरीबन आधा डाल दूँ? हाँ जी हाँ जी, ये सारा डलेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ तक आ जाए। हमने बस जितनी नज़ाकत और नफासत से मैं इससे पकड़ के डालना चाह रही हूँ, गिरेंगे। ओके जी। अच्छा, आप मुझे बताएं इतने काफ़ी हैं? थोड़ा सा और डाल दें, बस हम ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए इसको बचाएंगे। ठीक है, ओके जी, ओके। हम इसको डालेंगे और इसके अंदर हम ऊपर से थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा जी, मिल्क ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा। ये लीजिए, बस ये थोड़ा सा और ये हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अब थोड़ा, अच्छा, इस पॉइंट पे जाकर आप इसके अंदर सोडा वाटर भी यूज कर सकते हैं। वाह जी वाह, कमाल हो जाएगी फिर तो। सोडा, स्पार्कलिंग वाटर कह लें, सोडा वाटर मैं तो इसमें गार्निशिंग करने के थोड़ा सा ये भी डालूंगी कर ऊपर से, सकते फिर से शरबत। ये थोड़े से आप चंक्स इसके ऊपर डाल दें। ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी मायदा, बेहतरीन। ये आपने मुझे ड्रिंक बता दी है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो शरबत का इस्तेमाल ना करें, और जो दूध है वो लो फैट मिल्क यूज़ करें, और मज़े से अपने अफ्तार में वो ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक जो है वो बना भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। चलिए मैं इसको वापस इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिंट हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ज़बरदस्त, ये लीजिए, इसका क्रेडिट मैं लूँगी, मैंने बनाया। ये आपने बनाई है। ये हमारी ड्रिंक रेडी है। ये अच्छा, हमारी चिकन फ्राई हो गई है, चिकन रेडी। अब हम इसको सर्व करते हैं। चलिए, ठीक है, सर्व हम इसको इसके अंदर करेंगे। अच्छा ठीक है जी, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। आप मेरी हेल्प करवा दें प्लीज़। और मैं इसी से इसको इसमें रखती हूँ, वरना ये गिर जाएगा। रखें इसके साथ। क्या ज़बरदस्त लुक है जी। आपके पास केचप हो, मिंट सॉस हो, इमली की चटनी हो, या फिर कोई भी सॉस हो, उसके साथ जब आप खाएंगे ना आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और ये बहुत मज़े की रेसिपी, और ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत टेंडर चिकन होगा। वेरी नाइस। उसकी शक्ल इतनी अच्छी लग रही है। ये लोग जो बाहर इतने पैसे खर्च करते हैं फ्राइड चीज़ों को खाने के लिए, उनको चाहिए थोड़ा गौर करें, थोड़ी मेहनत करें। घर पे बहुत क्विकली बन जाती हैं ये चीज़ें, और बच्चों को घर की चीज़ों पर लगाएं। पता नहीं उनके बाहर कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, कैसा कब का रखा हुआ है, कुछ पता नहीं होता। और बहुत एक्सपेंसिव रेसिपी भी नहीं है। हमने घर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमने वही उसके अंदर डाले हैं। हमने एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इसके अंदर और ये लेमन जो है वो तो वैसे ही इसको बड़ा मज़े का बना देगा। लेमन जूस अगर इस पर आपने कुछ स्प्रिंकल किया, हाँ, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या आपके अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से है। ज़बरदस्त मायदा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा हमारी रेसिपी। ये रेसिपी रेडी। अब मैं चाहूँगी कैमरामैन थोड़ा सा ज़रा अगर आप फोकस करके दिखा देंगे दोनों चीज़ें, जो हमारी मेहनत है हमने किस तरह से बनाई है। मायदा, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगी, हमने इसकी रेसिपी 2 दफ़ा बता दी थी। हाँ, क्विकली अगर आप थोड़ा सा ड्रिंक का भी बता देंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, हमने इसके अंदर वाटरमेलन पल्प लिया है। ठीक है, हमने बगैर पानी के वाटरमेलन को ब्लेंड करना है। उसके अंदर हमने लाल शरबत डाला है। आप लाल शरबत को स्किप करके आप उसमें हनी भी डाल सकते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन हमने उसके ऊपर वाटरमेलन चंक्स यूज़ किए हैं। आप इस पॉइंट पे आके वाटरमेलन चंक्स के साथ आइस भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने आइस इसमें नहीं डाला है। हमने इसके ऊपर मिल्क ऐड किया है थोड़ा सा। अच्छा, मिल्क हमने जो लिया है वो हमने चार्ट भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ताकि उससे पता चल जाए। अच्छा, मिल्क हमने जो लिया है वो हमने स्वीटेंड मिल्क नहीं लिया है, हमने इसमें फीका दूध डाला है, इसीलिए कि शरबत हमने डाल दिया। और वाटरमेलन भी मीठा होता है। और इसकी जगह, मिल्क की जगह आप रिप्लेस करते हैं स्पार्कलिंग वाटर से भी, आप सोडा वाटर से भी आप इसको रिप्लेस। ठीक है, और जो लोग डाइट कॉन्शियस है वो बगैर शुगर के भी जो सोडा मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये दोनों रेसिपीज़ हमारी बहुत पसंद आई होंगी। अच्छा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा नाज़रीन जो कि हमें लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनको नहीं मालूम पड़ा कि हम लोगों ने किस तरह से ये ढाका चिकन बनाया है, उनके लिए क्विकली अगर आप बता दें कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। रेसिपी कार्ड भी हम फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं। हमने इसके अंदर चिकन लिया, चिकन स्ट्रिप्स को हमने 2 से 3 इंचेस की कटिंग के अंदर हमने इसको यूज़ किया है। अच्छा, हमने ब्रेस्ट यूज़ किया, थाई यूज़ नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ हमने इसमें मैरिनेशन में दही ऐड किया। दही इसको सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एसिड का काम करता है। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ज़ीरा पाउडर लिया है हमने इसके अंदर, हमने इसमें धनिया पाउडर यूज़ किया, हमने इसमें नमक ऐड किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है।
आप कॉर्नफ्लावर की जगह इसके अंदर आप राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कितना क्रिस्पी बनाना है। और हमने इसको तिल के साथ, तिल को स्प्रिंकल करके हमने इसको फ्राई कर दिया है। तो मैं मायदा को ये अफ्तार के वक्त खाने के बाद ना, नोश फरमाने के बाद अपना फीडबैक लाजमी दूंगी कैसा बना, क्योंकि मैंने इससे पहले ढाका चिकन इस तरह से ट्राई नहीं किया। वैसे मायदा आपकी तो घर में बहुत तारीफ होती होगी कि ये तुम कितना कुछ डिफरेंट ट्राई करती हो ना, बनाती रहा करो। घर में मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये देख लें आप, ये ज्यादती देख लें, आपकी जितनी वर्किंग लेडीज है ना, उनका यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम कि वो जनाब जो उनकी स्किल्स होती है ना, जिस भी फील्ड में हो, वो बाहर वालों को बड़े अच्छे से पता होती है, घर में टाइम ही नहीं मिलता। एनी हाउ, जो खवातीन इस वक्त हमें टेलीविजन पर देख रही हैं, अपने किचन में मौजूद हैं, अपने टीवी के वॉल्यूम उन्होंने खोले हुए हैं, तो उनके कानों तक हमारी आवाज़ जा रही होगी। तो आप भी जनाब कुछ ट्राई करें घर में डिफरेंट, जिससे कि आपके शौहर भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, और अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ मौजूद हैं तो वो भी खुश होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। यूट्यूब पे आप जाकर दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल देख सकते हैं, और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, हम लाजमी इसको पढ़ेंगे और फिर जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। आपके मुफीद मशवरे हमारे काम आएंगे। इसके साथ ही मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। वेलकम बैक, दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। और ब्रेक से पहले आप बोल के जायके में देख रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पकवान तैयार कर रही थी सैरिश उनके साथ, मायदा के साथ मिलकर। और वो रेसिपीज मुझे लगता है जब आप करेंगे, पानी आ रहा है मुझे नजर बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, यहाँ बैठे हुए मैं बताऊं आपको, नाज़रीन मुदस्सिर माशाल्लाह बड़े फूडी हैं, लेकिन डाइट कॉन्शियस भी हैं। तो आजकल ये बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन महीना है अपनी सेहत का ख्याल रखने का, कि इसमें डाइट तो ऑलरेडी वैसे ही आप पूरा दिन आपने भूखे रहना होता है, अगर अफ्तार में आप हेल्दी फूड खा लेना तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाता है। एनी हाउ, अगर सिर्फ शहर इक़्तिदार की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पर रमज़ान के आगाज़ में बारिश से मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, तो इस्लामाबाद के लोग अफ्तारी की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। वहाँ पे किस तरह से तैयारी हो रही है? मापारा ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मापारा शहर इक़्तिदार में अब क्या है, पकौड़े, समोसे, दही बड़े, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में जो अफ्तारी की तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। लोग बड़ी तादाद में मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, दही बल्ले, फ्रूट चाट और समोसा चाट, मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं। साथ ही साथ महंगाई जो है वो भी अपने अरूज पर है। जो प्याज, टमाटर, मिर्चें, इनकी कीमतें जो है वो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी हैं। और जो है साथ ही साथ लोग जो है महंगाई से भी परेशान हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान एक रहमत का महीना है, इसके लिए उनको शाह खर्च भी होना पड़ता है कभी कभी, इसलिए जो है वो लोग अफ्तारी जो है वो जोशो खरोश से ख़रीद रहे हैं। तैयारियाँ जो है वो जारी हैं। जी ठीक है, आप हमें मापारा ज़मान इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर लोग तैयारियां भरपूर कर रहे हैं, और ये वक्त भी इस वक्त जो है वो करीब है अफ्तार। आपको पता है समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश होता है, फ्री में बट रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा होता है, इतना रश होता है। खैर, ये वैसे खाने नहीं चाहिए, फ्राइड आइटम ज़्यादा कम खाने चाहिए। एनी हाउ, दीगर शहरों में भी अफ्तार की तैयारी किस तरह की चल रही है, कौन सी दुकानों पर रश है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो कल हमें एक अच्छी खबर मिली थी, जिससे हमें पता चला कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है, कि एक पोस्ट लगी, जो कि एक माँ ने पोस्ट लगाई, अपने बच्चों की तलाश के लिए लगाई, सारिफीन ने उसको भरपूर शेयर किया, और बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मिल गए। बिल्कुल, और बच्चे मिलने के बाद सूरत हाल जो है वो बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी कहानियाँ वो भी उभर कर सामने आ रही। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज, जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, और उसके बाद ख़ास से एक्टिव हमें इदारे भी नज़र आए, लोग भी नज़र आए, और बच्चे भी बहरहाल अपने घर वापस जाने की पोजीशन में आ गए। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला नाज साहिबा, आपका सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप बच्चों से दूर थी, तो बच्चों की गुमशुदगी के जब आपकी बच्चों से बात हुई है इस मामले में, तो असल मुद्दा, असल कहानी क्या उन्होंने बताई? वालेकुम अस्सलाम। बच्चे अभी तक के जो है इस कंडीशन से, इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हैं। दे आर जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, द सेम स्टेटमेंट व्हिच वाज कंप्लीटली फॉल्स। कल से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ सोशल मीडिया पर, बेसिकली सोशल मीडिया की और थोड़ी सी अगर आपकी आवाज़ बढ़ जाए तो हमें आपकी आवाज़ आसानी से समझ आएगी। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल अब आ रही है। ये सब सोशल मीडिया की, मीडिया चैनल्स की, पुलिस की, रेंजर्स की कोशिशें थी, और जितने भी लोग, जिन लोगों ने शेयर किया, उनकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सही सलामत आ गए। लेकिन आते ही जो वो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, जिसको वेरीफाई भी नहीं किया गया, उसकी वजह से
अभी इस टाइम पे मैं और मेरी फैमिली जो है बुरी तरीके से हरास हो रहे हैं, ट्रॉल हो रहे हैं। तो या जो मामला था वो बिल्कुल एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर गया। हालांकि घर से भागे हुए बच्चे अगर चलें, मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर किसी बच्चों पे कोई जुल्म होता है, तो वो जब बच्चे कोई भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अगर बच्चे या कोई भी अपनी आप बीती बताता है तो वो उनकी आंखों में एटलीस्ट आंसू होते हैं या फेस पे कोई ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसकी वजह से उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के साथ ऐसे कोई मामला नहीं थे। 9 साल से वो मेरे पेरेंट्स के घर पे हैं, ठीक है, मैं भी वहीं पे होती थी। अभी 2 साल से मैं दुबई में हूँ अपनी जॉब की वजह से। बेशक मैं अपने और अपने बच्चों के लिए जो है रिस्क हलाल कमा रही हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान में जानते हैं कि रहते हुए कितने ज़्यादा अखराजात और महंगाई किस कदर है, तो ये सब पॉसिबल नहीं था। शुमाइला, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि आप ज़ाहिर है रोज़गार की नीयत से वहाँ पर मौजूद हैं और आपकी मजबूरी थी, लेकिन हम इस बात को कतई रद्द नहीं कर सकते जो कि बच्चों ने ऑन कैमरा आकर ये कही है कि हम पर जुल्म हुआ, वो भी इस तरह के वॉशरूम्स धुलवाए जाते थे, डांट डपट होती थी, हम दिल बर्दाश्त हुए और हमने घर छोड़ा। तो हम इसको टोटली निगेट तो नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चलें ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर इस बात में मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अब बच्चों के मेरे आपने एक्सप्रेशन देखे थे, भले आप किसी एक्सपर्ट को भी बुलाइए और मैं चाहूँगी कि इस बारे में जो है बात की जाए, क्योंकि केस का इस बयान की वजह से रुख जो है बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो चला गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। विच वॉज द वेरी सीरियस सिचुएशन जो कि मेरे बच्चों के साथ हुई है। दुआ है कि किसी और के साथ बिल्कुल भी ना हो। तो ये एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। घर से अगर भागे बच्चे होते हैं, ठीक है, तंग आती है किसी भी इख्तलाफ की वजह से, तो वो रोडों पे पाए जाते हैं या 3 से 4 घंटे में मिल जाते हैं कहीं भी किसी भी रिसोर्सेज से। बहुत मामला वायरल करने के बाद और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद 14 घंटे बाद बाजियाब नहीं होते बच्चे। तो ये बात सबको सोचनी चाहिए और समझ में आने वालों को समझ में भी आ रही है कि असल मामला था क्या, कि वाकई ही मेरे बच्चों के साथ क्या गुजरी है। क्योंकि अभी आकर वो जो उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, मेरे बच्चे मेरे मुझसे ज़्यादा मेरी वालदा पे, मेरी बहनों पे जान छिड़कते हैं और वो जितना वो उनके साथ करती हैं प्यार मोहब्बत। तो आप शुमाइला एक चीज मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, आप 2 साल से दुबई में, कम 2 साल में आपका पाकिस्तान आना कितनी बार हुआ है? लास्ट ईयर में आई थी, लास्ट ईयर आई थी और डेली मेरी बच्चों से मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है। इवन जब भी मैं अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, ठीक है, वो बात कर रहे होते हैं या कोई भी अपनी एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। जी शुमाइला, ऐसी कोई शिकायत जो उन्होंने कल कैमरे पे वो कर रहे थे, वो तकरीबन एक जैसे बयान था, हर चैनल पे वो बात कर रहे थे, तो ऐसी कोई शिकायत आप तक नहीं हो रही थी कि वो वहां पर मौजूद हैं? और ये नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मेरी डेली जो है अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात होती है। इवन मैं जो है मेरी आदत है पिक्चर्स जो है वो क्लिक करने की, या इवन वीडियो कॉल है तो उसके स्क्रीनशॉट के जैसे बच्चे जी सही, बिल्कुल सही आपकी बात होती है। आपने बताया एक चीज, बच्चे स्टडीज नहीं कर रहे, स्कूल नहीं जा रहे, ये क्या अभी जी बच्चों की जो है वो प्राइवेट जो है वो ट्यूटर मैंने लगवाया हुआ है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के घर पे आता है ताकि इनकी आगे की स्टडीज जो है वह हो सके, क्योंकि बीच में गैप आया था, इनकी स्टडीज जो है वो रुक गई थी। लेकिन ऑनलाइन इनका जो है वो कुरान की भी ये तालीम ले रहे हैं और इसके अलावा जो है आगे अभी क्योंकि स्कूल में भी इनकी फाल्कन हाउस स्कूल है जहाँ पे इनकी एडमिशन की ऑलरेडी बात हुई हुई है, अप्रैल में एडमिशन होने जा रहा है, क्योंकि अभी स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज भी जो है वो अगर एक वेरिफिकेशन की बात बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से ख्याल रख रहे हैं शुमाइला, फॉर आवर किड्स। सही अच्छा एक बात सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, पॉइंट ऑफ कंसर्न जो एक है वो ये है कि बच्चों को आखिर घर से जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, या फिर उन्होंने क्यों महसूस किया कि हमें जाना चाहिए? रात 12 बजे खबर आई थी कि बर्गर लेने गए, तो इतनी लेट नाइट बच्चों का घर से जाना, वो आप वालिदैन आपको मेरे ख्याल में सबसे राइट और सबसे अहम बात वो बता सकते हैं जो आपकी बात हुई। जी मैं आपको ये बता रही हूँ कि बच्चे जो है वो रोज़ाना बाहर नहीं जाते, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, ऑर्डर होती है, फूड होता है, कुछ भी होता है, घर पे ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त वो घर से बाहर जो है वो फूड ही लेने गए थे, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें घर छोड़ के जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे बगैर बताए कहीं जाते भी नहीं है। इवन मतलब कह लें कि अपने एरिया से तो दूर जाने की बात, लाइक अगर किसी फ्रेंड के साथ खेलने भी जाना होता है तो वो फ्लैट में बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं, वो बाहर रोड्स पे भी नहीं जाते। तो ये जो मामला था वो सीधा सीधा किडनैपिंग का था, ठीक है, और जो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी रिसोर्सेज इसमें यूज़ की गई, जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो है वो बाजियाब हो गए। लेकिन जो स्टेटमेंट एक आपको उन्होंने दिया कि काम करवाते, मेरे घर पे मेड आती है अम्मी के, ठीक है, हर काम के लिए, अभी से नहीं आती, जब मेरा बचपन था तब से आती है, वो एक ही मेड है हमारी बहुत पुरानी, वही आती हैं, ठीक है।
तो बच्चों की हर चीज़ का, ज़रूरत का उनकी खाला, उनकी नानी ख्याल रखती हैं। और मैं मतलब ये किस चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताइएगा, आप रेंजर्स से आपने कांटेक्ट कब किया, किस तरह से उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि जाहिर है उन्हीं की काविशें हैं, वरना तो इतना बड़ा शहर है, बच्चों को ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। और अगले चंद घंटों में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खबर चली और बड़ा सपोर्टिव एलिमेंट ये नजर आया, तो इस पे पुलिस भी, फिर रेंजर्स भी एक्टिव रही, तो इस पे शुमाइला नाज़ साहब आप क्या करें? जी जी, बाय प्रोफेशन में एक डिजिटल मार्केटर और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। तो सोशल मीडिया वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मैं यहाँ पे बैठ के जो है सुबह से जब से मैंने कैंपेन स्टार्ट की, काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट किया और भी पूरी फैमिली मेम्बर्स, हर कोई जितने भी ग्रुपिंग में हो सकता था शेयर कर रहे थे, तो पूरा एक कांटेक्ट बना के। तो उसमें फिर रेंजर्स जो है वो इन्वॉल्व हुई, पुलिस थी, उनसे भी बात हुई, ठीक है। तो भाई मेरे और बहनोई मेरे वहाँ पे कराची में जो है ये सारी चीज़ें देख रहे थे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे पुलिस के और रेंजर्स के। तो उन्होंने बहुत, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, पुलिस का भी, कराची पुलिस का, रेंजर्स का, सारे मीडिया चैनल्स का भी के, और सब लोगों का जिन्होंने कोशिश की मेरे बच्चों को। असल में ये एक माँ की आवाज़ थी शुमाइला नाज़ साहबा, एक माँ की आवाज़ थी अपने बच्चों के लिए, तो फिर सब के सब जो है वो इसी पे बात करने लग गए, बोलने बहुत ज़्यादा मुसलसल, जैसे आपकी पोस्ट थी उसके बाद वो रात से वो ख़बर भी चला रहा था, फिर शहरी में, फिर उसके बाद पूरी एक कैंपेन में। तो हम तो साथ थे कि एक वालिदा है, उनके बच्चे हैं, लेकिन अभी स्टेटस बताइएगा कि जो बच्चे आपके दोनों हैं, अयान और उनकी सिस्टर, अब उनका स्टेटस क्या है? जी, अभी वो मेरी सिस्टर, जी वो अभी मेरी सिस्टर के घर पे हैं, ठीक है। और आज जो है वो कोर्ट में हियरिंग थी, और अभी वो सारे मामला, तो उसमें मीडिया चैनल्स की भी कुछ कवरेज वगैरह हुई है, लेकिन अभी तक वो मुझे फुटेज देखने को नहीं मिली। लेकिन इनसाइट तो यही था कि बच्चों ने जो अभी रिसेंट बयान दिया है, तो उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से, उनसे पूछा गया कि आपने जो बताया कल, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम वहाँ पे बिल्कुल ठीक थे। मतलब बच्चों ने खुद इस चीज़ को डिनाई किया। कल रात से मैं आपको बता दूं कि जो मेरी सिस्टर के घर पे थे बच्चे, ठीक है, वहाँ पे उनके साथ एक लेडी पुलिस कांस्टेबल भी थी, ठीक है। तो बच्चे जो है वो उनकी निगरानी में से थे कल से अब तक के, ठीक है। तो शुमाइला, अब अभी जाहिर है ये एक पूरा एक जाहिर है एक सानिया ही मैं कहूँगी आपके लिए, माँ के लिए तो सानिया है कि उसके बच्चे चले जाएं, और बहुत तकलीफ में ये सारा वक्त गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जितनी कोशिशें की जा रही हैं मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे, मेरी आने की पूरी कोशिश है, और हो सकता है क्योंकि लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि इस बयान की वजह से मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है, मेरी सिस्टर को थ्रेट मिल रहा है, मेरे मतलब वो कि जो कि बिला वजह है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे पूरे घर वाले समेत, मुझ समेत बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरे बच्चे बाहिफाजत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल गए, लेकिन इस तरह की चीज़ें प्लीज़ स्टॉल करना बंद कीजिए। मेरे प्रोफाइल से चीज़ें निकाल के उनको बहुत एक अलग रंग देके वायरल किया। शुमाइला, इस पे दो तरह के तासुर हैं कि एक तो भी आप बात करें ना हैरेस वाला, लेकिन एक दूसरा तासुर है जो मैं कल रात ये सोच रहा था कि अगर बच्चों से के ऊपर सख्ती है या बच्चों पर इस तरह का जुल्म है, तो ये कैसे हो सकता है कि सख्ती करने वालों ने उनको पैसे भी दे दिए और कहा कि ठीक है बाहर से बर्गर बाहर से जाके लाना, और ये तो एक याशी हुई बच्चों की, तो ये ट्रीट होती है ना कि वो बाहर से जाके कुछ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ और बाकी सब लोगों को भी समझाना कि मेरे बच्चे हर तरह के सुकून में, हर तरह की आसाइश में मेरे घर में, मेरे वालिदैन के घर में रह रहे हैं। और इसे मैं अल्लाह ताला की करनी ही बोलूँगी। अभी थोड़ी देर में मैं एक जो है वो वीडियो जो है पोस्ट करने जा रही हूँ, जो कि लास्ट फ्राइडे की है। व्हाट्सएप मैसेज है, मेरी सिस्टर को मैंने किया था, ठीक है। तो उसकी मैं पूरी बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने एक मैसेज किया था कि बच्चों को मैंने कुछ पैसे भेजे थे कि उनको दे देना, कि तो मेरी सिस्टर ने आगे से मुझे ये मैसेज किया हुआ था, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिस सिस्टर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसको इतना ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है, कि उसने मुझे कहा कि बच्चों को मैं अकेले बाहर नहीं जाने देती, और रात के 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ के हालात सही नहीं है, और अनाबिया को तो किसी शॉप पे नहीं जाने देती। ये उसके वर्ड्स हैं। अगर आप बताएं कि किसी जगह पे कोई जुल्म ज्यादती की जा रही हो, तो वहाँ पे मोहब्बत ख्याल करने वालों के अल्फाज ऐसे हो सकते हैं या किसी तंग करने वालों के अल्फाज ऐसे हो सकते हैं। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं जो है वो ये स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जा रही हूँ, तो बाकी सब भी देख लेंगे। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, मैं यहाँ इस मुल्क में बैठी हुई हूँ अपने और अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए बैठी हुई हूँ। अच्छा शुमाइला, एक छोटी सी बात मैं आपसे और भी जानना चाह रही हूँ। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों में सेपरेशन है, लेकिन जाहिर है अगर आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आप रोज़गार की नीयत से वहाँ पर हैं और बच्चों की किफ़ालत के लिए गई हैं, तो वालिद तो यहीं पर मौजूद थे, क्या उनका बच्चों से उस तरह मिलना जुलना नहीं है? बच्चे बाप से भी बहुत कुछ शेयर करते हैं, भले साथ ना हो।
अच्छा, पिछले 9 साल हो गए मेरी डिवोर्स को। पिछले 9 साल से इनके वालिद ने कोई कांटेक्ट नहीं रखा। बच्चे स्टडीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके किस तरह के हालात हैं मामलात में, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो अपनी दूसरी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ है, अपने दूसरे बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया। अगर कभी कुछ किया हो तो दिखाइए, कभी कोई मिलने आए हो या कोई पिक्चर हो बच्चों के साथ तो दिखाए। लेकिन बिल्कुल मैं इस चीज़ को प्राउडली कह सकती हूँ कि ऐसा उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 9 साल से वो और उनके घर वाले। सही, चलें शुमाइला, बेस्ट विशेस हैं आपके, दूर हैं, तैयारे गैर में हैं, वो यहाँ पर हैं, और बच्चों के हवाले से हसास होना माओं का, बाप का, घर वालों का एक बड़ा फितरी सा अमल है। इसमें कोई दो राय नहीं है सरिश के ये होना। और उस पर मेरा ख्याल है कि अब तबसरों का, तज्जियों का मामला बंद हो जाना चाहिए। जब उनकी वालिदा खुद आके कह रही है, बात कोई होती है वो कोई और बन जाती है। जब उसको इतना डिस्कस किया जाता है और हर कोई मुख्तलिफ जाविये उसमें शामिल करता है, फिर सोशल मीडिया का दौर है, लोग नुकसान होता है। बिल्कुल जनाब, लेकिन खैर अच्छी खबर यही है कि बच्चे मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब यकीनी तौर पर उनकी वालिदा का पहले से ज़्यादा ख्याल रखेंगी। और आज के प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को और सैरिश को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक में अफ्तार में लोगों को भी दस्तरखान का हिस्सा बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जना अस्पताल मौजूद है और बड़ा ज़बरदस्त काम है कि एक तो वहाँ पर इलाज फ्री में हो रहा है, दूसरा लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब ने जाते जाते बहुत अच्छी की कि अपनी तक कोशिश भी करें अपने मोटापे को और अपने ऊपर चीज़ों को कंट्रोल और रमज़ान उसके लिए बेस्ट महीना है अपना वजन कम करने के लिए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।